अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज हम तबसरा कर रहे हैं कि जर्मनी या यूके, इनमें से कौन सा मुल्क बेहतर है रहने के लिहाज से। मैं यूके में रह रहा हूँ तकरीबन 11 साल से और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुताल। मुताल जो हैं जर्मनी में रह रहे हैं तकरीबन 8 साल से। 8 साल से। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, जिसमें यूके वर्सेस जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन्फ्लेशन, हाउसिंग, इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, शॉपिंग एंड हलाल, ग्रॉसरी, फूड, देसी डोमिनेंट एरियाज, क्रिमिनल रेट इन जनरल, मोटरवेज, ट्रैफिक सिस्टम, स्पोर्ट्स, हॉलीडे पीरियड्स में कैसा सिस्टम होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रेन सिस्टम वगैरह, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। जी, हमारे पहले टॉपिक में जो पॉइंट है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन्फ्लेशन की वजह से भी और वैसे भी काफ़ी कम हैं। अगर आप देखा जाए तो गो के जो ग्राउंड लेवल पे लेबर तबका है, जिसे कहते हैं वर्कर तबका, जो बेसिक रेट तबका जो है, उस पर आपको मैकडोनल्ड, केएफसी हर जगह पे बहुत इश्तिहारात मिल रहे होंगे कि जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जैसे आप मीडियम और सीनियर लेवल पे जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और लोग जो हैं जॉब की वजह से मुश्किलात का भी शिकार हैं। ये यूके में एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इस पर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता जर्मनी में क्या सूरत हाल है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स पिछले कई सालों के देखें और उसमें ये नज़र आएगा कि हर साल यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लाख जॉब्स जो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर वो खाली चली जाती हैं और वो स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे नहीं है। उसमें स्किल्ड वर्कर्स में बहुत पढ़े लिखे लोगों की से लेकर लेबर जॉब्स तक की जो एडवर्टीज़मेंट है वो उनकी आती है, और लेकिन वो खाली चल जाती हैं, लेकिन उनके पास जो है वो स्किल्ड वर्कर्स की मौजूद नहीं है। तो जनरली अगर आप वन लाइनर कहें तो जर्मनी में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लोअर लेबर लेवल से लेकर हायर स्किल्ड पीएचडी लेवल, डॉक्टर लेवल तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यूके में तो आपका जो यूनिवर्सल क्रेडिट यानी कि जॉब सीकर अलाउंस बहुत लोग ले रहे हैं, बेनिफिट्स पे होते हैं। क्या ये भी यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट है जर्मनी में भी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के उस पर रहते हैं, या नहीं है इतना कॉन्सेप्ट? जर्मनी में जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्रियल इकॉनमी है, तो इस लिहाज से ये दुनिया में जो चीज़ें बनाते हैं वो दुनिया में जो लोग यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हाई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है। तो मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर जो एक लो वेट है या उसको जो बर्दाश्त है वो काफ़ी कम है, जो उसको अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है वो पालना पड़ता है, जो कह सकते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट पे हम बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो यूके में है वो अभी 6.0% पे चला गया है, जो आप मेनली अब जब घरों की मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ घरों की मॉर्गेज के लिए नहीं होता, ये इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। ये कोविड से पहले जो है वो 3% से शुरू हुआ था और अब ये 5.7 to 6% पे चला गया और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये अभी आगे और बढ़ेगा। इसका मतलब ये है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से यूके में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैंने सुना है कि जर्मनी में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। आज से 3 साल पहले इंटरेस्ट रेट जो थे वो जर्मनी के वो तकरीबन 1.1% के ऊपर आपको इंटरेस्ट लोन मिल जाता था। और उसकी वजह ये थी कि जनरली में जो क्योंकि इनकी इकॉनमी स्टेबल है तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती थी। लेकिन ये है कि आज भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है और तकरीबन 3 और 3.5% के बीच में है, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि महंगाई यहाँ पे पोस्ट कोरोना, पोस्ट रशिया और यूक्रेन की वॉर के इन्फ्लेशन बढ़ी है। लेकिन यह है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो तकरीबन 3.5% के करीब हैं हाउस बाय करने के लिए। हमारा अगला पॉइंट जो है वो हाउसिंग प्राइसेस एंड क्वालिटी ऑफ होम्स भी है। तो इस पे बात करते हुए मुझे जब क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और मैं जर्मनी में भी आके मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया है इस साल, तो मुझे यहाँ की जो क्वालिटी, जो घरों की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर लगी है। शायद इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान में भी ईंटों के घर बनते हैं, वहाँ पे भी जो लकड़ी की यूज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। दीवारें जो हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मुझे यहाँ पर जनरली जहाँ पर मैं आया हूँ जिस इलाके में, वहाँ के घर तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं।
कंपेयर टू यूके के घर, लेकिन यूके के घर जो हैं वो बहुत सस्ते हैं और जो है आपको जो एवरेज प्राइस है जो ज़ूपला या आप राइट मूव पे ऑफिशियली जो बताते हैं यूके की एवरेज, लंदन की बात नहीं कर रहा, यूके की ओवरऑल एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख पाउंड तक आपको 2 से 3 बेडरूम घर मिल जाता है। लेकिन ये यूके की प्राइस है। जर्मनी में कैसा है? जर्मनी में जो जब सीरिया क्राइसिस हुआ था उसके बाद से बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो जर्मनी में आए थे। अच्छा। और उससे पहले जर्मनी की जो मार्केट थी हाउसिंग की वो काफ़ी स्टेबल थी और वहाँ पे इतनी प्राइस हाइक वगैरह नहीं थी। लेकिन जब ये इन्फ्लक्स हुआ लोगों का उस वाले से, जब बहुत सारे लोग आए तो रेंटिंग के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा और जो चीप रेंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उन लोगों ने ले ली, तो उसकी वजह से एकदम से रेंटिंग की जो है वो प्राइस बढ़ गई। और फिर इसके बाद बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे मास्टर्स करने आए, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जॉब करने आए वो यहाँ पे आना शुरू हुए, तो एकदम से मार्केट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो उसका हाइक हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूनिक देख लें, स्टुटगार्ट देख लें, ये जर्मनी के 2 महंगे तरीन शहर हैं जहाँ पे अगर आप इनके शहर के सेंटर में जाएं तो एटलीस्ट प्राइस 2.1 मिलियन 2.2 मिलियन तक एक नॉर्मल घर की चल जाती है और अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जर्मनी में थोड़ी सी डायनामिक्स डिफरेंट है। बात यह है कि हर बंदा जो है यहाँ पे शहर के अंदर नहीं रहना चाहता और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बाज़ जगहों के ऊपर गाँव में या छोटे शहरों में ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि शहरों में जाया जाए। तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। और फैसिलिटीज़ के वाले से देखें तो आपको शायद छोटे शहरों में या छोटे गाँव में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिग्रेड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू यूके। जब आप लंदन से बाहर निकलते हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑब्वियसली प्राइस तो बड़ी है लेकिन ये है कि आप छोटे शहरों में जा सकते हैं जहाँ 100 घर होंगे, 200 घर होंगे या 300 घर होंगे, आप अपना घर बना सकते हैं। तो वहाँ पे एवरेज जो प्राइस है वो 5 से 6 लाख एक हाउस की प्राइस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक अपार्टमेंट जो है वो 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप शहर में लेके जाएंगे तो हाउस जो है वो 1.8 मिलियन 2 मिलियन का चला जाएगा और अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 600K 700K तक चला जाता है। तो ये थोड़ी डायनामिक्स की वजह से डिफरेंट। 2 मिलियन का मतलब जो है 20 लाख 20 लाख यूरो या फिर 20 लाख पाउंड। मिलियन जो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे कल्चर की एक्सेप्टेबिलिटी कितने डाइवर्स है आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपका मुल्क जो है। पहले यूके का हम बाद में बात करते हैं, पहले जर्मनी से पूछते हैं जर्मनी कितना डाइवर्स है, कितना इंक्लूसिव है। जनरली यूरोप की अगर आप बात करें तो इसमें कम डाइवर्सिटी है और उसकी वजह बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स की आमद है वो रिसेंटली शुरू हुई है। इससे पहले यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स मास के अंदर नहीं आते थे। मैं मिसाल ये देता हूँ कि यहाँ पे टर्किश जो है वो डोमिनेटेंट है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स। उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन यहाँ पे अब पल रही है लेकिन उनका भी अभी तक वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जर्मन्स के अंदर जो एक 3 जनरेशन्स वाली कौम का होना चाहिए। हालांकि वो यहाँ की सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हैं, उनके लोग अच्छी ज़ुबान बोल सकते हैं, उनके अंदर सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल इदारों के अंदर जाएंगे या पुलिस के अंदर जाएंगे या फ़ौज के अंदर जाएंगे या पार्लियामेंटेरियंस को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कम टर्किश रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जो एक फैक्ट होती है कि आपने सोसाइटी में तो इंटीग्रेट कर लिया है लेकिन आप उसी तरह सोसाइटी के अंदर नहीं घुसे, उनके सिस्टम के अंदर नहीं घुसे। तो आई वुड से कि यहाँ पे कुछ गलती शायद इमिग्रेंट्स की अपनी भी होती है कि वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते और ख़ुद जर्मन जो हैं वो नॉर्मली इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं। वो ये अपने दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है इनको और इसका जो है वो सिर्फ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो नई जनरेशन्स के अंदर जो आ रही हैं वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक की जो आप कह लें कि डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि यूके जो है वो बेहतर है। बाकी आप यूके का बता सकते हैं। उसके में जो डाइवर्सिटी की बात करें, कल्चर की बात करें तो स्कूल सिस्टम में भी, हम स्कूल के पॉइंट पर आएंगे बाद में, लेकिन स्कूल्स में भी क्या आपको नज़र आते हैं दूसरे कल्चर्स वो उनके, जिस तरह जर्मनी यूके में तो हमारे ईद के त्यौहार या रमज़ान वगैरह पे भी इस तरह कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट होते हैं, क्या इस तरह होता है यहाँ पे भी एक्सेप्ट करते हैं वो इस दूसरे कल्चर्स को भी?
आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया कि सीरियन पॉपुलेशन बहुत आई है और टर्किश ऑलरेडी हैं, इसी तरह अब एशियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको अवेयरनेस तो हो रही है हमारे ईद फेस्टिवल के बारे में, रमज़ान के बारे में और उसके बारे में, लेकिन वो चीज़ें उस तरह सेलिब्रेट या उस तरह से अभी तक नहीं होती। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली इन चीज़ों को टाइम लगेगा। वो जिस तरह हमने इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी की बात की, तो यूके में तो आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दुनिया में पता ही है कि यूके इज़ अ मल्टी कल्चरल सिटी, सॉरी कंट्री, और लंदन स्पेसिफिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी कल्चरल है। लेकिन सिर्फ लंदन तक नहीं, अगर आप यूके में देखें तो लेस्टर देख लें, बर्मिंघम देख लें, मैनचेस्टर देख लें, शेफील्ड देख लें, ये काफ़ी जो है सिटीज़ ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मल्टी कल्चरल, मल्टी सोसाइटी नज़र आएगी और एक्सेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेबिलिटी है। ये इवन कि वहाँ की यूके की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जिनका 40-50 हज़ार एम्प्लॉयज़ भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके बाकायदा कंपनी के रूल्स में शामिल है कि वो अपने आप को प्रमोट इस बात पे करते हैं कि हम डाइवर्स हैं, और वो शो करते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी टीम्स के अंदर जो है सीनियर मैनेजमेंट में भी डाइवर्स लोग हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, एशियंस भी हैं, गोरे भी हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत वैल्यू करती है, और अगर आप इस चीज़ को निकाल दें अपनी प्रोफाइल में से, अपनी कंपनी के प्रोफाइल में से, तो लोग समझते हैं कि आप रेसिस्ट हैं फॉर एग्जांपल। तो इसलिए वहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको बुरा समझेंगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो एक चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात की, वो ये टॉपिक्स अब बहुत निकल के आ रहे हैं, और इसकी वजह ये है क्योंकि जब दूसरी सोसाइटी से लोग आए हैं तो लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के इफ़ेक्ट देखना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों या डिफरेंट जगह की जगह हों, वहाँ पे अब इस तरह के केसेस डिस्क्रिमिनेशन के उभर के सामने आ रहे हैं। और गवर्नमेंट को इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा है कि ये क्योंकि एक जर्मन कौम ने या जर्मन लोगों ने किसी दूसरी सोसाइटी को पहले देखा नहीं है, दो लोगों को देखा नहीं है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के जो एस्पेक्ट्स थे वो डाइट डाउन थे, वो नज़र भी नहीं आ रहे थे, अब वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये कंसर्न ऑब्वियसली यहाँ की सोसाइटी के अंदर, यहाँ की गवर्नमेंट के अंदर और यहाँ मीडिया के अंदर है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी ज़ुबान नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, या मुसलमान है, उनका वो औरतों की बात करें तो वो बुर्का पहनती हैं, तो वो उनको डिफरेंट हैं, तो वो उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन के केसेस भी यहाँ पे बहुत हो रहे हैं। अच्छा, इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो देसी डोमिनेंट एरियाज एंड इमिग्रेंट्स हैं। तो मैं यूके की पहले बात इससे करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि यूके जो है वो मल्टी कल्चरल सिटी, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे सिटीज़ जो है मल्टी कल्चरल हैं, लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड को देख लें, वेल्स को देख लें, तो वो बिल्कुल मल्टी कल्चरल मेरी नज़र में नहीं है। वहाँ वो डोमिनेंट हैं, उनके अपनी नेशनैलिटी के लोग, स्कॉटिश या वेल्स के जो वेलिश लोग हैं वो हैं ज़्यादा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो है देसी डोमिनेंट एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल लेस्टर जो है फुल ऑफ इंडियंस एंड सिख्स है, ठीक है। अगर आप मैनचेस्टर की बात करें, कम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानीज़ हैं, हेवली जो है वो पाकिस्तानीज़ हैं। अगर आप बर्मिंघम की बात करें तो कश्मीरीज़ हैं। तो इस तरह जो है लंदन नो डाउट कि वो कोई भी ख़ास जो नेशनैलिटी जो कम्युनिटी वो डोमिनेट नहीं करती है, वहाँ पे प्योरली मल्टी कल्चर है। वहाँ पे को इंडियंस भी बहुत नज़र आएंगे, तो पाकिस्तानीज़ भी बहुत नज़र आएंगे, अफ्रीकन्स भी बहुत नज़र आएंगे। तो इसलिए जो इंग्लैंड है वो हैवली डोमिनेंट एरियाज़ हैं, किसी एक सिटी में नहीं है। इंग्लैंड पूरा जो है वो काफ़ी देसी डोमिनेंट है, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। आपको पता है कि अगर आप शेफील्ड जाएंगे आपको जो है कश्मीरी मिलेंगे, आपको पता है आप बर्मिंघम जाएंगे आपको कश्मीरी पाकिस्तानीज़ मिलेंगे, लेकिन आपको पता है लेस्टर जाएंगे आपको डेफिनेटली आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लूटन जाएंगे तो आपको कश्मीरीज मिलेंगे। तो ये जो है ना डोमिनेंट एरियाज़ हैं। क्या जर्मनी में भी ऐसा ही है कि आपके डोमिनेंट एरियाज़ हैं यहाँ पे भी? जर्मनी में जिस तरह मैंने कहा कि टर्किश पॉपुलेशन की डोमिनेंस है, तो उनके हमें कुछ एरियाज़ नज़र आते हैं जो जहाँ पे जैसे कुछ शहर हैं, जो कुछ शहरों के अंदर काउंटीज़ हैं, वहाँ पे उनकी डोमिनेंस ज़्यादा है। बर्लिन की साइड के ऊपर बहुत है, इस तरह कोलोन की साइड के ऊपर टर्किश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वहाँ पे डोमिनेंस नज़र आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे जर्मनी की जो इंतज़ामिया है उसने पॉपुलेशन को बहुत डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, और ये एक तरह से एक पॉलिसी डिसीजन था, ताकि किसी भी शहर में किसी भी कम्युनिटी की डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर मसाइल होते हैं। लेकिन अगर फ्रैंकफर्ट की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है।
इंडियंस भी बहुत हैं। इस तरह जो लोग पढ़े लिखे इलाकों में आ रहे हैं, जैसे म्यूनिक में, स्टुटगार्ट में जॉब्स के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश से पढ़ने के लिए लोग आते हैं, फिर जॉब्स के लिए यहाँ पे इन दो शहरों में ख़ास तौर पे आते हैं, तो उनकी भी पॉपुलेशन और कम्युनिटी वहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन उसका इफेक्ट अभी इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है। ये सेकंड थर्ड जनरेशन में जाके ये चीज़ें विजिबल होंगी यहाँ पे। इसी में इमिग्रेंट्स पे एक पॉइंट था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूके में इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनका जब भी केस पास हो जाता है, जब उनको ये अलाउ कर दिया जाता है कि वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है इन यूके, तो उसके बाद उनके पास ये ऑप्शन होती है, ये चॉइस होती है कि वो दे कैन गो एनीवेयर इन द यूके एंड दे कैन सेटल एनीवेयर इन द यूके। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए जब ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी चॉइस से चले जाते हैं, इमिग्रेंट्स भी। तो यहाँ पे जर्मनी में भी ऐसा ही है, इमिग्रेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्जी जाकर रह सकते हैं या गवर्नमेंट उनको बताती कहाँ से? यहाँ पे जो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो है जहाँ आपका केस जब तक पास नहीं होता तो आपने अपने उस जगह रहना होता है, और उसके बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने अपने काउंटी में स्टे करना होता है, आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। और उसकी वजह यही है कि आप वो गवर्नमेंट फोर्स करना चाहती है कि क्योंकि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वो किसी पॉलिसी के साथ, कि जहाँ पे लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग भेज देते हैं, जहाँ पे लोग कम चाहिए होते हैं तो वहाँ पे कम लोग भेज देते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, और वो चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रहे, कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में ना जाए। ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह तकरीबन बराबर होती हैं, तो इसलिए ये किसी को अपील नहीं करता कि वो फ्रैंकफर्ट या म्यूनिक या किसी बड़े बड़े शहरों में जाके शिफ्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, ये जर्मनी वर्सेस यूके की पार्ट 2 है, और इसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें हम एजुकेशन सिस्टम, ग्रॉसरी ऑप्शंस, क्रिमिनल रेट्स और जो ट्रैफिक सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिटवीन जर्मनी और यूके से बात करेंगे, यूके के हवाले से बात करेंगे। अगेन मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुताल जो जर्मनी से हैं, और मैं भाई हूँ और मैं यूके में हूँ। तो हम पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। पहले मैं बात कर लेता हूँ यूके के हवाले से। यूके में जो एजुकेशन सिस्टम है वो नर्सरी से लेकर कॉलेज तक फ्री है, बिल्कुल फ्री है। पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कुछ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर आपको लोन लेते हैं, गवर्नमेंट के इदारे से लोन लेना पड़ता है, वो फ्री नहीं है। या फिर आपको स्कॉलरशिप मिले या बर्सरी मिले जो स्कॉलरशिप की तरह की होती है, तो अगर वो ना मिले तो फिर आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ती है लोन लेकर। अगर आप लोन नहीं लेंगे तो आपको फिर खुद फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी यूके में फ्री नहीं है। और ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है यूके का वो अच्छा है। यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है दुनिया की वो यूके में भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड जो है इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा भी दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से अक्सर जो हैं वो यूके में हैं। ओवर टू जर्मनी। अगर आप जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे यूके के साथ, तो मेरे लिहाज से जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो जर्मनी में बेहतर है। और जो एक्सपेंसेस की बात है तो वो इसमें यह है कि जो किंडरगार्टन जो जिसको कहते हैं आपकी 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चा होता है वो कंपलसरी एजुकेशन नहीं कहते जर्मनी में उसको, और वो उसको कहते हैं फ्राइविलिक, मतलब आप चाहें तो भेज सकते हैं चाहें तो ना भेजें। लेकिन क्योंकि वो स्कूलों में जाना होता है इसलिए वो अपब्रिंगिंग के लिए वो फेज़ बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस फेज़ में आपको एक कॉस्ट मंथली जो है वो पे करनी पड़ती है, तो वो एक कॉस्ट होती है। और लेकिन स्कूल की पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री तक आपको कोई भी कॉस्ट नहीं है, एजुकेशन इज़ फ्री, उसमें आपने कोई कॉस्ट नहीं देनी। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से आपको एक सब्सिडाइज्ड होता है, और उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं होती। कोई मिनिमल कॉस्ट होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ मैनेजमेंट की वो देनी पड़ती हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। तो ये एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूँ, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ की बात की बिलाल ने, जर्मनी की भी मशहूर हैं टेक्नोलॉजी के, ख़ास तौर पे कार सेक्टर्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बैकबोन है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च होती है। आईटी की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसकी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह म्यूनिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इस तरह और बड़े बड़े इलाकों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया में रिनोन है अपनी जो है रिसर्च के हवाले से भी। तो स्कूलिंग की एजुकेशन की अगर आप देखें तो वो भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू जो यूके की एजुकेशन है। बट कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो एक तरह से बराबर है, लेकिन कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो यहाँ से यूके में जो अक्सर यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स पास होने के बाद उनको रेलेवेंट
फील्ड में भी जॉब्स मिलती हैं। जर्मनी में भी ऐसे ही होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, यूरोप की बड़ी इकॉनमी है, तो उसमें जो इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री है तो उसमें बहुत डिमांड है जॉब्स की। और वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है या आप कह लेंगे जो बर्थ रेट है वो बहुत स्लो है, इसलिए रिसोर्सेज की बहुत कमी है। और इसीलिए जो है जर्मनी को बाहर से स्टूडेंट्स भी बुलाने पड़ते हैं और जॉब के लिए भी लोग बाहर से बुलाने पड़ते हैं। तो मार्केट बहुत बड़ी है, स्टूडेंट्स कम हैं। और लेकिन ये है कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बैचलर्स करें और आपको जॉब ना मिले जर्मनी में। जो एजुकेशन सिस्टम है, एक थोड़ी सी जो डिफरेंशिएट मैं आपको कर दूं यहाँ पे, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का भी बहुत कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बहुत स्पेसिफिक स्किल सिखाया जाता है 2.5-3 साल के लिए, और आप उसमें स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रिक कंपनी में एज इलेक्ट्रिशियन जो है वो कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, फिर अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी खुद खोल सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो मास्टर्स डिग्री करनी है, रिसर्च करनी है, तभी आपको जॉब मिलेगी। वहाँ पे अगर आप 3 साल की अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तब भी आपको जॉब मिल सकती है और आप फिर उसी में अपना करियर बनाते हैं। ठीक है। एक जस्ट मेरा क्वेश्चन है कि जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन है उसमें मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है या जर्मन है? ये डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सी है। जिस फील्ड में जर्मनी को रिसोर्स की ज़रूरत है, जैसे आईटी होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी और इस तरह की दूसरी फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, जहाँ पे उनको रिसोर्स चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश में कोर्सेज जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है। और लेकिन बाज़ फील्ड ऐसी हैं जैसे मेडिकल की फील्ड्स हैं, इसके बाद बिजनेस की फील्ड्स हैं, जहाँ पे जर्मन कंपनीज ही बहुत ज़्यादा जर्मन ही एज अ लैंग्वेज यूज़ की जाती है। वहाँ पे जो है वहाँ पे जर्मन ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उसमें भी आजकल बहुत जो है वो एक तरह से रिसोर्स की ज़रूरत है। तो वो ये करते हैं कि आप एक सर्टन लेवल सीख के जर्मन का वहाँ पे आ जाएं और उसके बाद आप जो वाइटर जो है वो आप जो लैंग्वेज है वहाँ पे सीख लें स्टडी के साथ साथ, और आप साथ स्टडी भी कर लें और अपने लैंग्वेज स्किल भी इम्प्रूव कर लें। इवन कि आप बैचलर्स में भी वहाँ पे अपने आप को स्टडी के तौर पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रॉसरी एंड हलाल ऑप्शंस। अगेन बरतानिया में मशहूर है कि काफ़ी तादाद यहाँ पर जो है मुसलमानों की, पाकिस्तानियों, देसियों की, हिंदुओं की, सिखों की रहती है। और यहाँ पर जो आपको एशियन जो चीज़ें हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं और इंक्लूडिंग हलाल ऑप्शन जो हैं, वो आपको तकरीबन हर सिटी, टाउन, हर गली मोहल्ले में आपको हलाल ऑप्शंस ग्रॉसरी में भी मिल जाती हैं और टेक अवेज में मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको टेस्ट पसंद आए ना आए, लेकिन आपको हलाल ऑप्शन जो है वो इजीली अवेलेबल है। इवन कि अब तो नैंडोज और केएफसी जो है उनके पास भी हलाल जो है नैंडोज और केएफसी यूके में मौजूद हैं। बरतानिया सॉरी जर्मनी में अब क्या हालात हैं? जर्मनी में इस हवाले से यूके के मुताबिक उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है खाने के हवाले से, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स के हवाले से। जो हलाल मोस्टली बिज़नेस करते हैं वो टर्किश कम्युनिटी करती है, क्योंकि टर्किश कम्युनिटी की मास इमिग्रेशन हुई थी और वो फूड इंडस्ट्री में एक तरह से सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हलाल ऑप्शंस के तौर के ऊपर। इसके अलावा बहुत जिस तरह बाकी चेन्स हैं, इस तरह की चेन्स का कॉन्सेप्ट भी जर्मनी में नहीं है। जर्मनी एक बहुत काइंड ऑफ जो है ना कंजर्वेटिव है इस मामले में, जहाँ पे लोकल चीज़ों की जो है ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और उस तरह से मैस इमिग्रेशन भी नहीं हुई और इस तरह से मल्टी कल्चरिज्म भी नहीं है। इसी तरह फूड के अंदर भी वो मल्टी कल्चरिज्म अवेलेबल नहीं है। यूके जो है ऑन द अदर साइड 200 साल से इमिग्रेशन कर रहा है, तो और जर्मनी जो है पिछले कोई 30 साल से जो है 35 साल से इमिग्रेशन कर रहा है, तो उसमें वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। हलाल मीट का बिज़नेस भी जो है वो तकरीबन सारी टर्किश जो है वो कम्युनिटी संभालती है। उसकी भी जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड होती हैं। बाज़ बड़े शहरों में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन छोटे शहरों में आपको शायद 20-20 किलोमीटर दूर जाके भी चीज़ें अपनी लेनी पड़ें। इसी तरह जो एशियन शॉप्स होती हैं वो भी बहुत कम मिलती हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी शॉपिंग करनी है लेकिन आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली इस मामले में यूके जो है वो जर्मनी से अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में बहुत आगे। अब हम बात करते हैं क्राइम की कि जर्मनी और वर्सेस यूके में जो है क्राइम की क्या सिचुएशन है। मैं पहले यूके की बात कर लेता हूँ। यूके में क्राइम रेट जो है ज़्यादा है। आपको नाइफ जो है, स्टैबिंग जो है लंदन, मैनचेस्टर, बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। टीनेजर्स की किलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हो रही है। उसके अलावा गली मोहल्लों में रॉबरी जो है ये बहुत कॉमन है। लंदन में हर दूसरे तीसरा एशियन घर जो है
वहाँ पे रॉबरी हो चुकी हुई है। तो और हमें फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमने डैश कैमरे लगाए होते हैं, तो कि दूसरा बंदा कितना ऑनेस्ट होगा, अगर क्राइम होता है तो उसके क्राइम एविडेंस के लिए पुलिस भी फुटेज मांगती है। अगर डैश कैम लगा हुआ है और उसके आसपास कहीं क्राइम हुआ है तो पुलिस ऑफिशियली कहती है कि उसके आसपास किसी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है। तो ये एक चीज़ है जो हमको, और आप घर जो है आपको अलार्म लगाने पड़ते हैं, ताले लगाने पड़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा अपने आपको घर को सिक्योर करना पड़ता है। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है जो आप फॉर एग्जांपल दुबई में सोचते हैं कि हो, या किसी एक वेस्टर्न कंट्री में सोचते हैं कि होनी चाहिए, उस तरह मुझे लगता है कि यूके में नहीं है। जर्मनी में कैसा है? जर्मनी में अगर आप क्राइम रेट्स के हवाले से बात करें तो ये बहुत लो है, और जनरली एज एज अ कॉमन पर्सन मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ। ठीक है, कि उसमें आप कार के ऊपर अगर अपना फ़ोन छोड़ के चले जाएंगे किसी बिजी एरिया के अंदर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह अगर कोई वैल्यूबल चीज़ आपने कार के अंदर छोड़ दी है तो भी कोई, बाज़ दफ़ा लोग जो है वो अपने घर को इतना लॉक करके नहीं जाते, तो वो भी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जनरली क्राइम रेट बहुत लो है और लोगों को बहुत आपस में सिक्योर फील करते हैं। और इस तरह के जो स्टैबिंग के वाक़यात हैं, उसमें कुछ वाक़यात आज मतलब आज के दौर में कुछ ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसकी भी बेसिक रीज़न जो है वो कुछ रिलीजियस, कुछ फनाटिक बताई जाती है, लेकिन वो एज अ क्राइम टू गेन समथिंग, के चोरी हो, मोबाइल फ़ोन चोरी हो, इस तरह का रीज़न्स नहीं थे, लेकिन बहरहाल कुछ और रीज़न्स थे। लेकिन जनरली अगर आप बात करें तो यूरोप में और जर्मनी में काफ़ी बेहतर हालात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, कोई इस तरह की कोई आपको रिस्क नहीं है। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक्स का है कि यूके में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह लें वो या रोड नेटवर्क जो है वो अच्छा है। अगर तो सिर्फ लंदन की हद तक है, लंदन में तो नो डाउट आपकी अंडरग्राउंड बसेस आपको हर जगह मिल जाती हैं, 24/7 24 घंटे चल रही होती है, मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप लंदन से बाहर निकलते हैं और किसी भी सिटी में चले जाएं लंदन से बाहर इंग्लैंड के, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मिसाल देता हूँ, मैनचेस्टर की ले लें, आप ब्रेडफोर्ड की ले लें, आप बर्मिंघम की ले लें, लेस्टर की ले लें, नॉटिंघम की ले लें, शेफील्ड की ले लें, तो यहाँ पे जो बस का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बस जो ज़्यादातर कॉमन बस ही है, यहाँ पे अंडरग्राउंड तो लंदन के अलावा कहीं होती नहीं है, तो या ट्राम्स होती हैं, तो वो इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 24 घंटे बसेस नहीं चलती हैं आउटसाइड लंदन, और जो है और जहाँ बसेस भी इतनी अप्रोच में नहीं होती हैं कि आपको हर जगह हर इलाके में आपको बस करीब से मिल जाए, बस स्टॉप करीब से मिल जाएगा। और बाकी जो रोड्स हैं वो भी मोटरवेज जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कंजेस्टेड रहती हैं रोड वर्क की वजह से, या फिर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो हर दफ़ा जो है वो रोड पे कोई ना कोई मसला रहते हैं। और कोई रोड का सफ़र जो है वो भी इतना आराम से सफ़र नहीं है, बल्कि थका देने वाला सफ़र है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर 1.5 घंटे की भी ड्राइव करी तो लोग 1.5 घंटे की ड्राइव को बहुत बड़ी ड्राइव समझते हैं। जर्मनी में कैसा है? जर्मनी में अगर आप रोड नेटवर्क्स की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक बड़ा वसी कंट्री है जो बहुत ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ साउथ में फैला हुआ है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है और बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जर्मनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, स्पेशली रोड्स के ऊपर, क्योंकि एक ऑटो सेंट्रिक कंट्री है, तो उसकी रोड्स जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्ट के अगर आप रोड्स की बात करें तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे 3 या 4 घंटे की या 6 घंटे ड्राइव करके वापस घर आना, इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है, वो इतना सफ़र थका देने वाला भी नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं तो वो रेयरिटी की बात है, लेकिन जनरली जो रोड सिस्टम है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप 6 घंटे तक भी सफ़र करके आराम से अपने घर वापस पहुँच जाएँ और आपको कोई थकन महसूस ना हो। तो इस हवाले से बेहतर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर बात करेंगे तो वो मैं कहूँगा कि वाकई ऑब्वियसली ये यूके से बहुत बेहतर है, जिसमें बस सिस्टम्स और जो ट्रेन सिस्टम है वो का नेटवर्क जो है वो बहुत वसी है, छोटे छोटे गांव तक भी उन्होंने इसकी एक्सेस दी हुई है, वो भी ट्रेन और बसेस के साथ कनेक्टेड हैं। उसकी टाइमिंग और उसकी कॉस्ट की बात मैं भी करूँगा, एफिशिएंट हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी बहुत एफिशिएंट हैं, जो कि आपको हर बड़े जो ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट से मिल जाती हैं, जो दूसरे सिटी से कनेक्ट करती हैं। यूरोप के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सब कुछ आपको मिल जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ट्रेन्स की भी। जो कॉस्ट की बात करूँगा और जो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से वो ये है कि अभी रिसेंटली जो जर्मनी की गवर्नमेंट है उसने ये रूल अप्लाई कर दिया है कि पूरे जर्मनी के अंदर अगर आप लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे
तो आपको सिर्फ 49 यूरो पर मंथ की एक कॉस्ट देनी है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और वो आपको पूरे जर्मनी में कहीं भी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन इसमें जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जिसको ICE कहते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती। अगर आपने वो यूज़ करनी है तो उसकी सेपरेट टिकट। लेकिन ये जो रीजनल ट्रेन्स हैं और सब ट्रेन्स हैं, उसके बाद ट्राम्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। यही बेनिफिट आज से कोई 1.5-2 साल पहले जब कोरोना का टाइम था तो ये 9 यूरो के टिकट के हिसाब से बहुत मशहूर हुआ था। उस टाइम ये 9 यूरो का था, अब ये 49 यूरो का होगा और अगले साल से ये 59 यूरो का होगा। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको गवर्नमेंट जिस तरह एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करती है उस तरह ट्रांसपोर्ट को भी उसी तरह लिया जाता है। ये एक सिस्टम जो है जो गवर्नमेंट दे रही है। मैंने जर्मन ट्रेन में सफ़र किया हुआ है और यकीन माने कि यूके ट्रेन जो है जर्मन ट्रेन से जो है बहुत साल पीछे है टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, कंफर्ट के लिहाज से भी, और बहुत तेज़ ट्रेन हैं उनकी। जो लोकल ट्रेन जो उनकी बुलेट ट्रेन है जिसे ICE ट्रेन कहते हैं, उसके अलावा जो उनकी लोकल ट्रेन हैं वो भी बहुत फास्ट उनकी चलती हैं। तो आई एग्री विद मुताल कि वो जो है बहुत अच्छी ट्रेन हैं कंपेयर टू UK. So that's the whole 2 episodes of between UK and Germany in different perspectives. Hope you like it. Thank you for watching. तब से UK. अस्सलाम वालेकुम.